स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और वक्त है प्रहार का। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का रण भीषण हो गया है। मोहल्लों के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी लंबी कतार है। हिंदू मोहल्ले की क्या रिपोर्ट है? ममता का किला बचेगा या इस बार उस पर भगवा झंडा लहराएगा? ईवीएम का बटन दबाने से पहले महिलाओं के मन में क्या है? बंगाली महिलाएं किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं? 142 सीटों पर जारी बैटल ऑफ बंगाल के फाइनल राउंड की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंगाल के फाइनल फेज में भी बंपर वोटिंग हो रही है। 5 घंटे के अंदर 142 सीटों पर करीब 45% वोट डाले जा चुके हैं। हुगली जिले की 18 सीटों पर अब तक 47% वोट डाले जा चुके हैं। हावड़ा की 16 सीटों पर 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 43% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पूर्वी वर्धमान में वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी वर्धमान की 16 सीटों पर 48% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं नॉर्थ कोलकाता में 42%, साउथ कोलकाता में 40%, नदिया में 44%, नॉर्थ 24 परगना में 42% और साउथ 24 परगना में 41% वोट पड़ चुके हैं। बंगाल में आज कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बावजूद इसके लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं। खासतौर से पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लाइन नजर आ रही है। मुस्लिम मोहल्लों में भी लंबी लंबी लाइनें लगी है। अभी वोटिंग के 6 घंटे बाकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज की तरह इस फेज में भी वोटर टर्नआउट 90% पार करेगा। सवाल यह है कि बंगाल चुनाव में हो रही बंपर वोटिंग किसकी सरकार बना रही है? क्या ममता के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं या बीजेपी की लहर है, या फिर ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगी? ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, तो एक एक करके आपको बताते हैं। हुगली में 47% वोटिंग हो चुकी है। हावड़ा में 43% वोटिंग हो चुकी है। नॉर्थ कोलकाता में 42% और साउथ कोलकाता में 40% मतदान अभी तक हो चुका है। अभी 6 घंटे का मतदान बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा 90% को पार कर जाए। नदिया की बात करें तो 44%, नॉर्थ 24 परगना में 42%, पूर्वी वर्धमान में 48% और साउथ 24 परगना में 41% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। बावजूद उसके मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अगर आप तुलना करेंगे हिंदू मोहल्लों से तो मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादा लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं आज के मतदान में। हुगली में 47%, हावड़ा में 43% वोटिंग हो चुकी है। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर जबरदस्त लड़ाई है। भवानीपुर में 5 घंटे में 42% वोटिंग हो चुकी है। भवानीपुर में ममता पोलिंग बूथों पर खुद मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी भी लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ्स का दौरा कर रहे हैं। भवानीपुर सीट के महामुकाबले पर पूरे बंगाल की नजर है। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि इस बार स्थिति 2021 वाली नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी भी आज सुबह से ही बूथ जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी भी लगातार जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पर जाना यह बता रहा है कि वो हिंदू वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो ये जांचने परखने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रही हैं कि उनके वोटर्स को मतदान करने दिया जा रहा है या फिर नहीं। बीजेपी ने साउथ 24 परगना जिले की फाल्ता सीट पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने दावा किया कि फाल्ता सीट के कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के बटन पर टेप लगा दिया गया है ताकि वोटर बीजेपी को वोट ना दे पाए। बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो उस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन इस तरीके से ये चुनाव हो रहा है। आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप अभी चुनाव के बीचों बीच भी चल रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ईवीएम मशीन की तस्वीर दिखाई और ये बताया कि फाल्ता सीट जो अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में रही जहांगीर खान की वजह से और अजयपाल शर्मा की वजह से, उस सीट पर जो मतदान है वो किस तरीके से हो रहा है। बीजेपी के वोटर्स को रोकने के लिए ईवीएम पर बीजेपी के निशान के सामने ये जो काली पट्टी है वो लगा दी गई है, काला टेप लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मतदान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के जो वोटर हैं वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है इस मसले का और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर ये तस्वीर सही पाई जाती है तो फिर इस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त किस तरीके से मतदान किया जा रहा है और कहां पर कितनी % वोटिंग हो गई है और क्या आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं वो
आपके सामने है। अब आप ये देखिए, ये ईवीएम की तस्वीर है जो अमित मालवीय ने ट्वीट की है और यहां बीजेपी का सिंबल है। लाल घेरा किया है हमने ताकि आप समझ पाएं कि बीजेपी के सिंबल पर आपको एक पट्टी नजर आ रही होगी और यही आरोप है अमित मालवीय का। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सिंबल को छिपा दिया गया है ताकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो वोट ना दे पाए। ये कोशिश डायमंड हार्बर मॉडल बताई गई है। ये कहा गया है कि डायमंड हार्बर में इसी तरीके से चुनाव होता है, बीजेपी के वोटर्स को डराया धमकाया जाता है और ये फालता सीट है जहां से जहांगीर खान, जो कि अभिषेक बैनर्जी के बड़े करीबी बताए जाते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसी सीट पर एक बूथ की तस्वीर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने संगीन आरोप हैं जो लगाए हैं टीएमसी पर। ये जो आरोप है वो लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश जो अमित मालवीय ने की है, ये अब कोशिश क्या बता रही है और चुनाव आयोग अगर इस पर संज्ञान लेगा, ये तस्वीर अगर सही पाई जाती है तो इस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराने की बात भी चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जरा इस मॉडल पर अगर हम देवेंद्र बात कर लें तो ये मॉडल आखिरकार क्या कहलाता है और इसी मॉडल की चिंता क्या भारतीय जनता पार्टी को थी, जो इतने वो सजगता के साथ अपने बूथ पर मौजूद थे और उनको पता था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रभावित हो सकती हैं चीजें? बिल्कुल प्राची, ये बात पहले भी लगातार कही जाती रही है और पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे। उसमें अलग अलग उदाहरण दिया जाता था कि कोई टेप की बात करता था, कोई ये कहता था कि बीजेपी के सिंबल की जगह पे कोई ऐसा सुगंध वाली चीज़ लगा दी गई है और वहाँ पे वोट दे के आई है, तो फिर बाकी जो टीएमसी के लोग हैं वो स्मेल करते हैं अंगूठा पे कि आपने किसको वोट दिया, और अगर खुशबू आ गई तो फिर उसके साथ वायलेंस होता था। तो ये सारी शिकायतें तो होती थी, लेकिन अगर वीडियो सामने नज़र आ रहा हो तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर बन जाता है और चुनाव आयोग ने कहा है कि इस वीडियो की जाँच कराई जाएगी और अगर ट्रू हुआ तो फिर रिपोल भी कराया जाएगा। और एक चीज़ ज़रूर देखें आप कि इस तरह की चीज़ें बाकी दूसरे राज्यों के अगर चुनाव को अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत कम शिकायतें इस तरह के मामले आते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति किस कदर तीखी है, किस कदर एक तरह से कहें आपकी एक जो कट थ्रोट कंपटीशन जैसा होता है उस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज प्राची, जिसको हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि पहले फेज़ में जिस प्रकार से हुआ, ये फेज भी अगर उसी तरीके से निकल जाए तो अपने आप में वो चुनाव आयोग की एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। फिलहाल इन शिकायतों को लेकर आयोग का यही कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और अगर ये ट्रू पाया गया तो फिर से रिपोल होगा। अब देखिए, इसी फैक्टर को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। बीजेपी ने बार बार यही बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव ठीक तरीके से नहीं होते हैं, निष्पक्ष तरीके से नहीं होते हैं। वो इलाके जहां टीएमसी मजबूत रहती है वहां वोटर्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर प्रेशर बनाया जाता है और इसी डर को विश्वास में बदलने का जो काम है वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि ये जो भय है वो भरोसे में तब्दील हो जाएगा, उनका वोटर घर से बाहर निकले और मतदान करे ताकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सके। अब बंगाल के दूसरे फेज में जगह जगह से बवाल की भी खबरें आ रही हैं। साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बसंती सीट से बीजेपी कैंडिडेट विकास सरदार की कार में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप है कि यह अटैक टीएमसी के नूर इलाही गाजी ने किया है। 200 गुंडों के साथ उन पर हमला करके उनके बॉडीगार्ड की गन छीन ली गई है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। तस्वीर आप देखिए, गाड़ी का शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया, वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार मेरे पर प्राणघाती हमला चला। हम बोला अभी तक टीएमसी को गुंडे और जो नूर इलाही गाजी और 250 जो गुंडे, उन लोगों के गुंडे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, हम एक बात प्रशासन को जांच करके बोलना चाहिए। अब वोटिंग के बीच में हंगामे और हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। हावड़ा में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के बाद हंगामा मच गया। हालात बिगड़ते देखकर सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया और हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ा। दरअसल हावड़ा के बाली बूथ पर एक ईवीएम में स्पार्क हो गया था, जिसके बाद एक पार्टी के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हंगामा
बड़ा हो गया, जिसे रोकने की कोशिश भी की गई। जो सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं उन्होंने वक्त रहते हालात पर कंट्रोल किया। तो इस तरीके की घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। कहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बवाल हो रहा है, तो कहीं बीजेपी के कैंडिडेट पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ईवीएम पर एक पट्टी चिपकाने का आरोप बीजेपी के सिंबल के सामने बीजेपी लगा रही है। तो पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर सेकंड फेज का मतदान हो रहा है और ये 142 सीटें वो हैं जहां बीजेपी ने 2021 के चुनावों में महज 18 सीटें जीती थी। इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां ममता बनर्जी काफी मजबूत रहती हैं। ऐसे में चुनौती यही है बीजेपी के सामने कि अगर वाकई में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो 142 सीटों पर उन्हें कमाल करना होगा। ये 18 का स्कोर उनको बढ़ाना होगा। अब नदिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के एक एजेंट पर हमला किया गया, जिसमें एजेंट को बुरी तरह से चोट लगी है। पहले फेज के चुनाव में कई जगहों से बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। दूसरे फेज की चुनावी टक्कर और कड़ी है। ऐसे में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। अब ये बीजेपी का एजेंट है जिसको भारी चोट लगी है। खून आपको कपड़ों पर नजर आ रहा होगा। इसी तरीके की मारपीट की तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं और यही चुनौती है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सामने कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और हिंसा कम से कम हो। जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता है वो मौतों का आंकड़ा शून्य रहे, ये कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है ताकि भयमुक्त चुनाव कराया जा सके। लेकिन फिर भी ऐसी जगहों से अगर तस्वीरें सामने आती हैं, अजीत जी, 142 सीटों की बात करूं तो जाहिर बात है कि यहां टीएमसी का स्टेक दाव पर लगा हुआ है। ये गढ़ है ममता बनर्जी का और आज जो खलबली है ममता बनर्जी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वो ममता बनर्जी जो दोपहर बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए निकलती थी बाकी चुनावों में, आज सुबह से एक्टिव हैं और बूथ दर बूथ जा रही हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में भी इस तरह की तस्वीरें आई थी, हम लोगों ने देखा था। हुमायूं कबीर पहुंचे थे मुर्शिदाबाद के इलाके में, उनके ऊपर हमला हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, केंद्रीय बलों को दखल देना पड़ा था। और भी कई बूथ्स पर मालदा और मुर्शिदाबाद में सुनने को मिला। एकदम उत्तर बंगाल के और दूसरे जो शांत माने जाने वाले इलाकों में हुआ। चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं होती हैं हिट ऑफ द मोमेंट में। इसको हम लोग ये हिट ऑफ द मोमेंट की घटनाओं को छोड़ दें तो चिंता की बात वो है जो प्लान करके की जाती हैं, जो घटनाएं प्लान करके होती हैं। जैसे ये प्लान करके किया गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के आगे टेप लगा दो ताकि उसका वोटर आके देखे और कंफ्यूज हो जाए, वो किसी और को दे दे या बिना दिए चला जाए। तो ये प्लान करके हुआ होगा। स्पर ऑफ द मोमेंट में, हिट ऑफ द मोमेंट की घटनाएं अपनी जगह, जिनको सुरक्षा बल काबू कर लेंगे। जो प्लान करके की गई हैं वो घटनाएं होती हैं, वो इस इलाके में इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा असर वाला इलाका है। और हम लोग ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, यहाँ बीजेपी के वोट से तृणमूल कांग्रेस के वोट में 13% का अंतर है। बीजेपी को पिछली बार 36% वोट इस इलाके में मिला था, 49% वोट मिला था तृणमूल कांग्रेस को। तो वो जो 13% का अंतर है वो दिखाता है कि इस इलाके में कितनी बड़ी पकड़ है तृणमूल कांग्रेस की। और 3 या 4 जिले ऐसे हैं जहां खाता नहीं खुला था भारतीय जनता पार्टी को। उसको जो 18 सीटें मिली जो आप बता रही हैं, उसमें से 9 सीटें सिर्फ नदिया जिले से मिली, एक ही जिले से मिली। और उसके बाकी 9 सीटें सब मिलाकर के उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, जहां टोटल 63 सीटें हैं, उसमें 3 या 4 सीट आई भारतीय जनता पार्टी को। तो इस तरह का ये इलाका है तृणमूल कांग्रेस के लिए। इस ममता बनर्जी को पता है, जो फर्स्ट फेज से एक नैरेटिव बना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जा रही है, 95 सीट या 100 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसकी वजह से हमको लगता है कि थोड़ा भय, थोड़ी चिंता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में हुई है कि अगर वहां कुछ नुकसान हुआ, उत्तर बंगाल के इलाके में कुछ बीजेपी ने डैमेज किया है और कुछ मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके में कांग्रेस ने डैमेज किया है, तो उसकी भरपाई यहाँ कर सकते हैं। वो जरा बता दें, साउथ 24 परगना के भांगड़ में बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। टीएमसी ने आईएसएफ उम्मीदवार का घेराव किया है। तो ये तस्वीर भांगड़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और टीएमसी ने आईएसएफ उम्मीदवार का घेराव किया है, ऐसे आरोप आईएसएफ की तरफ से लगाए गए हैं। तो ये साउथ 24 परगना के भांगड़ की तस्वीर है। अभी थोड़ी देर पहले अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, अलग अलग बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और अलग अलग जगहों पर ऐसी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ऐसी बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां 2 पार्टी के समर्थक या 2 पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ रहे हैं। खासकर जब उम्मीदवार बूथ पर निकलते हैं, उम्मीदवार
निकलते हैं निरीक्षण करने के लिए, उस दौरान ऐसा हंगामा देखने को मिलता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि फालता में पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। बूथ नंबर 186 पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो ये वो सीट है जो चर्चा में बनी रही जहांगीर खान की वजह से, ये वो सीट है जो चर्चा में बनी रही डायमंड हार्बर में चुकी आती है और अभिषेक बैनर्जी का यहां पर दबदबा रहता है। और इसी सीट के एक बूथ की तस्वीर अमित मालवीय ने पोस्ट की जिसमें ईवीएम में बीजेपी के सिंबल के सामने पट्टी लगा दी गई और ये बताया गया बीजेपी ने कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। और जब हालात बिगड़ते हैं, जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो सुरक्षा बलों को भी फिर बल का प्रयोग करना पड़ता है। सीआरपीएफ की जो तैनाती है उनकी तरफ से लाठी चार्ज किया गया है और यह बूथ नंबर 186 पर हुआ है जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा फालता पर नजर बनी हुई है क्योंकि इसी जगह पर एक तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट की तो यहां पर लाठी चार्ज की भी खबरें सामने आ रही हैं। डायमंड हार्बर की अगर बात कर ली जाए राजकुमार जी, तो डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यहां पर इस तरीके की हलचल होना या पट्टी लगा देना ये बता रहा है कि कोशिश की है टीएमसी ने अपने ही मॉडल पर चुनाव कराने की। देखिए वो तो होता ही है। लेफ्ट फ्रंट जब तक सत्ता में था वो अपने मैकेनिज्म से चुनाव लड़ता था और कमोबेश वही मैकेनिज्म पावर के साथ साथ ममता बनर्जी ने अडॉप्ट किया है। तो इलेक्शन लड़ने का, जीतने का और उसके बाद सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है वो अपनी जगह है। और अभिषेक बनर्जी क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे तो हैं ही, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर डायमंड हार्बर में किस तरह का परफॉर्मेंस टीएमसी का रहता है वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जहाँ तक फालता की बात है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा जिस तरह अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान को लेकर के जिस तरह की तनातनी की खबरें आई और मामला मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट तक भी याचिका गई है उस पर तत्काल सुनवाई के लिए। तो दोनों तरफ से मामला तूल पकड़ रहा है। जहांगीर खान ने अपने आप को पुष्पा बताया एक फिल्म को रिकॉल करते हुए, तो अजय पाल शर्मा को सिंघम कहा। पुष्पा हम सभी जानते हैं कि एक अपराधी की छवि थी, अपराधी का ही किरदार था। तो सिंघम की भी जो पुलिस वाली छवि है बहुत सकारात्मक नहीं है। कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को राजनीतिक तरीके से देखने और दिखाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर अच्छा काम किया है और उसमें मदद सबको करनी चाहिए। एसआईआर के चलते कटुता बढ़ी है, आरोप प्रत्यारोप बढ़े हैं, टीएमसी को लगता है कि एसआईआर उसके खिलाफ साजिश थी, वो एक अलग बहस का विषय है और उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है। हालांकि चुनाव हो जाने के बाद उसका कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। अभी भी आप देखे हैं जो ट्रिब्यूनल ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, फर्स्ट फेज में कुछ 100 मतदाताओं को क्लियर किया गया, अभी भी 1400 के आसपास मतदाता क्लियर किए गए हैं। तो अगर लाखों मतदाता वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर सब लोगों को बहस करनी चाहिए, खाली राजनीतिक दलों को नहीं, बल्कि जो कानून के जानकार हैं, जो लोकतंत्र को लेकर चिंतित हैं, उनको भी बहस करनी चाहिए कि ऐसा कैसा चुनाव है इसमें करीब 25 लाख या 26 लाख लोग वोट ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, उस पर बहस तो हुई और टीएमसी ने आखिरी वक्त तक इसे मुद्दा बनाकर रखा। टीएमसी ने आखिरी वक्त तक ये बताया कि वोटर्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, एसआईआर के बहाने हमारे वोटर्स को काट दिया गया है और एसआईआर का डर ही था। जो बाहरी राज्यों से पश्चिम बंगाल के वोटर्स पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने वोट किया है। अब ये वोट किसके पक्ष में गया है तो 4 मई को ही पता चलेगा जब ईवीएम में कैद जो किस्मत है उम्मीदवारों की वो खुलना शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अगर नैरेटिव की बात करें तो नैरेटिव बनाने में क्या देवेंद्र बीजेपी आपको ग्राउंड पर कामयाब दिखी? वो वोटर्स जो डरते हैं, जो कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, क्या उन वोटर्स में कोई असर देखने को मिला बीजेपी के नैरेटिव का? इस बार के इलेक्शन को बीजेपी ने अपने 2021 के रेफरेंस पॉइंट से प्राची स्टार्ट किया था और उसमें ध्यान ही ये रखा गया कि 2021 में कौन कौन सी गलतियां बीजेपी की तरफ से हुई थी जिसका ममता बनर्जी ने फ़ायदा उठाया या फिर बीजेपी के लिए जो काम नहीं किया। और उस रेफरेंस पॉइंट को आधार बना के फिर ये तय किया गया कि पहली चीज़ कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा यूएसपी होता है कि सीधे इलेक्शन को बंगाली वर्सेस बाहरी कर देती है, तो उसको काउंटर करना है और उस तरह की गलतियां नहीं करनी है जिससे ये मैसेज चला जाए। दूसरी चीज़ ये कि पूरे इलेक्शन को गवर्नेंस और ममता बनर्जी के मिस गवर्नेंस उसके इर्द गिर्द रखना है कि नरेंद्र मोदी का जो गवर्नेंस मॉडल है और ममता बनर्जी का जो मिस गवर्नेंस का आरोप बीजेपी का था तो उसके इर्द गिर्द रखा जाए। तीसरी चीज़ ये कि बहुत ज़रूरी था कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बंगाल पुलिस को लेकर बीजेपी को बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती थी कि पूरी तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती हैं।
इस बार वो आरोप लगभग नहीं लग रहे हैं। तो उसके पीछे वजह ये था कि बीजेपी ने उस चीज़ को इस रूप में देखा कि बंगाल पुलिस या बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्या चाहिए, उनके जीवन की क्या ज़रूरतें हैं और उसको बीजेपी कैसे अपने संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो में उन चीज़ों का वायदा कर सकती है। वहाँ के यूथ जो कि ममता बनर्जी के टारगेट ऑडियंस हुआ करते थे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। महिला वोटर्स खासतौर पर ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत रही हैं, उनको कैसे ध्यान में रख के हमें अपना नैरेटिव आगे करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो समझ में आएगा कि 2021 की तुलना में बीजेपी ने उन गलतियों से सबक लिया और इस बार नैरेटिव बनाने में ज्यादा सफल रही है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में तो इस वक्त चुनाव चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हलचल बढ़ी हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। मां गंगा के